Hello, welcome back to our friends. Now let's start a new chapter of politics of class 10th, that is political party. चलो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं. पॉलिटिक्स का आपका नया चैप्टर है, सिविक्स बोलो तो आप. तो एक्चुअली सबसे पहले पढ़ने से पहले ये तो जान लेते हैं चैप्टर का जैसे नाम रखा है पॉलिटिकल पार्टी. तो ये पॉलिटिकल क्या होता है, पार्टी क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या है ना. उसके बाद ही तो चैप्टर में डिटेल से पढ़ पाएंगे. देखो आपका पॉलिटिकल का मीन्स होता है कि आपके देश में या किसी भी देश में पावर से रिलेटेड अगर कुछ भी बात करी जा रही है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या कौन से लॉ बनाने हैं, कौन से एग्जीक्यूट करने हैं, कैसे करना है ये सब काम, तो इन सब का एक अलग डिपार्टमेंट है ना. तो उन सब का वो सब है डेमोक्रेसी की वजह से, वो सब हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है एग्जैक्टली. उन सबको मिला के हम लोग पॉलिटिकल बोलते हैं. अब पार्टी का क्या मतलब है, मान लो यार जैसे तुम लोग का ग्रुप है एक क्लास में, एक हम लोगों का ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप है. तो एक्चुअली होगा क्या, आपके ग्रुप का कोई एक अलग थिंकिंग होगी, हमारे ग्रुप की अलग थिंकिंग होगी, तो हमने ग्रुप वाइज बांट दिया ना. ऐसे ही जब पॉलिटिक्स में ये सारे काम होते हैं तो उसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. तो उसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या होता है. एक्चुअली जैसे मैंने लिखा है पॉलिटिकल पार्टी मीन्स लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. देखो आपका स्कूल का ग्रुप है ना. अब स्कूल के ग्रुप में क्या होगा, एक बंदा हेड होगा ना जिसकी सबसे ज्यादा मानी जाती है. मानते हैं ग्रुप में सब कुछ इक्वल होता है, बट कोई तो एक होता है ना हेड. इसी तरीके आपसे आपकी जो पार्टी है उसमें एक बंदा आपका लीडर होता है. जैसे अभी का अगर हम बात करें तो अभी जैसे हमारी जो पार्टी है बीजेपी वो जीती हुई है, तो उसके जो हेड है वो इस टाइम नरेंद्र मोदी ना, क्योंकि वो इसके लीडर है. तो इसी तरह आपको लीडर समझ में आ गया. और लीडर मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक ही बंदा होगा, आपके बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका पीएम हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, मतलब बहुत बड़े, मतलब बहुत ज्यादा लीडर्स है ना. तो उन सबको हम बोलते हैं लीडर्स. सेकेंड वन आपका एक्टिव मेंबर्स. अब देखो एक्टिव मेंबर्स क्या है, जैसे कि आपने कुछ और मतलब कुछ भी स्कीम लगाई, ठीक है, आपके लीडर्स ने कुछ भी स्कीम लगाई, तो उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना और उन पे अप्लाई करने की कोशिश करना. ठीक है, इन सब के बीच में जो आपके लोग आते हैं उनको कहते हैं एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर सीधी सी भाषा में अगर बोले ना तो एक ही बात है कि जो आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो मेंबर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मेंबर्स. है नाउ द थर्ड वन इज अवर फॉलोअर्स. अब फॉलोअर्स क्या है, आप खुद सोचो. इंस्टा तो सब चलाते ही हो, इंस्टा पे फॉलोअर्स कौन होता है, जो हमें फॉलो करता है, जो हमें सपोर्ट करता है. अब यहीं से स्ट्राइक कर रहा है क्या, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कौन करता है, आम जनता ना, वही तो उन्हें वोट देती है. तो यहाँ पे जो वोट देता है वो कौन हो गए, आपके फॉलोअर्स. क्लियर ना. तो आपको लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स तीनों के बारे में पता चल गया है ना. तो बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को. तो देखो पॉलिटिकल पार्टी का जो मीनिंग है वो है अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, जो कि इलेक्शन जीतने के बाद किसी भी देश पे या किसी भी स्टेट में जिसके लिए भी इलेक्शन था उस पे रूल करते हैं. बट याद रखना आफ्टर विनिंग इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के बाद उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी. क्लियर ना. अब उसके बाद बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना. पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या कर सकती है, उसके क्या क्या काम होते हैं. तो सबसे पहले लिखा है कॉन्टेस्ट इलेक्शन. कॉन्टेस्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद ही कुछ काम कर सकती है, या उसे जीतने के लिए इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन होगा. तो ये आपका क्या हुआ, कॉन्टेस्ट इलेक्शन. सेकेंड वन इज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अब जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीत गई है, ठीक है. अब क्या वो नए नए आपके प्रोग्राम से नई नई पॉलिसीज, नई नई स्कीम्स नहीं लाती है लोगों के लिए. अब ये लाती तो है, लेकिन क्यों लाती है, जाहिर सी बात है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए ना. तो ये सब जरूरी है कि नहीं है. तो वही है आपका पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आगे रखती है. ठीक है. सेकेंड वन मेकिंग लॉ, लेजिस्लेचर. देखो आप मेरा लास्ट लेक्चर देखोगे जो पॉलिटिक्स का, सिविक्स का, उसमें हमने ढंग से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी देश में सिर्फ 3 फैक्टर पे, खास करके इंडिया में, आपका काम होता है.
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, आप उस लेक्चर में इन तीनों को डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को लेजिस्लेचर की बात करनी है। लेजिस्लेचर में हमने उसमें बताया था कि जो लोग आपका लॉ बनाते हैं, ठीक है, आपका लॉ जो बनाते हैं, ये कौन बनाता है? लोकसभा के मेंबर्स हो गए, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये लोग बनाते हैं ना। तो ये सब आपके किस में आते हैं? लेजिस्लेचर में। ये सब बिलोंग किससे करते हैं? किसी पार्टी से ही तो करेंगे यार, कुछ सोचो ना। तो आपका मेकिंग लॉ में क्लियर हो गया। फोर्थ वन इज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मतलब वो काफी शहरों से, मतलब होता क्या एग्जैक्टली, क्या वोट ऐसे ही पड़ते हैं? लोग अपना अपना वो चुनते हैं ना, आपका मतलब कोई भी अपना वो आदमी चुनते हैं ना, किसी भी स्टेट से या किसी भी मतलब जगह से, कि उनका वो जीतेगा, उनका वो मतलब जो भी उनने बंदे को चुना है वो जीत रहा है, तो वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है ना। तो होगा क्या इस मतलब साथ में, तो गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को वो चला रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से उन्हें क्या स्कीम्स लानी है, क्या लोगों के लिए करना है, लोगों के रूल्स को कैसे समझना है, लोगों के सामने अपने लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कुल मिला के बोला जाए तो एक हिसाब से राजा ना, ठीक है, तो वही है आपकी। बट राजा और इसमें अंतर है, राजा सब कुछ अपनी करता, बट हियर इट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बाद अगला, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब ये अपोजिशन पार्टी क्या है यार? मान लो 5-6 पार्टी में आपका इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, 5-6 पार्टी हैं आपके सामने, है ना, आप जीत गए, इसका मतलब क्या है? जो बची हुई पार्टी हैं उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा, तो उनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, जो पार्टीज आपकी हार गई हैं। ठीक है, अब मान लो आप अपनी चला रहे हो, ठीक है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, तो वो क्या करते हैं आपका एग्जैक्टली कि वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो आपसे हिसाब मांग सकते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि वो भी तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, लोगों ने उन्हें भी तो चुना है। माना कुछ जगह से वो हार गए हैं तो गवर्नमेंट आपकी है, बट उन लोगों को ये राइट है और वो इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना है उसे। ठीक है, हमारे लिए तो आपको पता चलेगा रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा है ना। अब अगला पॉइंट है आपका जो 6 पॉइंट, से पब्लिक ओपिनियन। आपको पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं, ऐसे थोड़ी आप राजा की तरह कुछ भी करो। अगर आप ऐसे करने लग गए तो डेमोक्रेसी का तो होना ना होना बराबर है ना, डेमोक्रेसी का क्या यूज होगा जब अगर ऐसे ही सब कुछ होना है। क्लियर? उसके बाद एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम रखी, बट आपको स्कीम का मतलब ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो आप किसी भी पार्टी के जो सबसे आपके नियरेस्ट रहता है, आप उससे कांटेक्ट करोगे, तो वो बंदा आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, उस स्कीम को समझाएगा। उससे पता है आपको दोनों का फायदा होता है। दोनों का फायदा कैसे? आप पूछने गए, उसने आपकी हेल्प करी, अब क्या नेक्स्ट पार्टी में जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ क्या आप उसको वोट नहीं करोगे? जाहिर सी बात है ना। तो उस बंदे को जिसने आपकी हेल्प करी उसे आपका सपोर्ट मिला, बट आपको उस स्कीम के बारे में पता चला, जिससे आप क्या कर सकते हो? उस स्कीम का एडवांटेज ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या है, उसको क्या क्या करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं भैया हमें जरूरत क्यों पड़ी यार पॉलिटिकल पार्टी की? हाँ, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हम तो नहीं ले रहे पॉलिटिकल पार्टी, है ना। अब आप देखो, मान लो यहां पे कोई भी देश में कुछ नहीं होता, तो लॉ को फॉलो कौन करता यार? सोचो ना, यहां पे मान लो कोई सरकार ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, तो कौन किस पे रूल करेगा? सब अपनी अपनी चलाएंगे। क्या आपकी मेंटेनेंस एंड पीस रह पाएगी आपकी सोसाइटी में? क्या जरा भी शांति होगी आपके इधर? नहीं ना, आए दिन दंगे होंगे, लोग अपनी चलाएंगे। जब लोगों के लिए रूल ही नहीं है कुछ, तो वो किस बात को फॉलो करेंगे? समझे? तो इस तरीके से तो हमारा पूरा देश खराब हो जाएगा ना, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे और बोला जाए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका क्या फायदा है? देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बहुत ज्यादा है तो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी, डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। कैसे भैया, ये तो समझ नहीं आया, है ना। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होंगी उतना हम क्या करेंगे कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हम ये वादे करते हैं, हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो आपको ज्यादा लालच देंगे। एटलीस्ट उनमें से वो कुछ पूरे भी करेंगे। मानते हैं कि सब पूरे नहीं करते, बट कुछ पूरे करेंगे। पता क्यों? नहीं तो अगली बार लोग उन पे बिलीव ही नहीं करेंगे ना, लोग उनको जिताएंगे ही नहीं। तो क्या कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है?
जाहिर सी बात है बढ़ रही है ना। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी देश में कैसे काम होता है। तो उसके लिए आपका दो टाइप के पार्टी सिस्टम पहले थे, सॉरी 3 पार्टी सिस्टम थे पहले, जिनको हम बोलते हैं मेजर पार्टी सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला था आपका 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा था आपका 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा आपका था मल्टी पार्टी सिस्टम। इनका मतलब क्या है? 1 पार्टी सिस्टम का मतलब है, आप लोग 9th में पढ़ के आए हो ना, कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वो क्या करती है पता है? उसमें यह था कि पार्टी तो थी, सब कुछ है, बट अगर मान लो दूसरी पार्टी कोई अपोजिशन में है ही नहीं, तो इलेक्शन होने ना होने का कोई फायदा है? खुद सोचो ना यार, कि हाँ जीत पहले से ही फिक्स है, हाँ कि हम ही जीतेंगे, तो यहाँ पे फायदा क्या है इलेक्शन कराने का जब कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है, समझे? सेकंड में आपका 2 पार्टी सिस्टम, इसमें आपका यूएस हो गया, यूके, ये 2 पार्टी सिस्टम आपके फेमस हैं। इसमें क्या होता है कि आपके 2 ही लोग हैं, 2 ही पार्टी हैं जिनके बीच में अच्छा सा इलेक्शन होता है, बट बाकियों के चांस ही नहीं होते हैं कि उन्हें एक भी सीट मिलेगी। एक भी सीट, सोच रहे हो कितना ज्यादा होगा? वो भी बाय चांस होता है, रेयरली कि किसी केस में एक आध सीट मिल जाए, बट आपका जो इलेक्शन है, जो कॉम्पिटिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में है, उसे कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब तीसरे की बात करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आप जानते हो इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपका इंडिया ही है। इंडिया में देखो कितनी ज्यादा पार्टीज हैं, कितनी ज्यादा है ना, आपकी बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, एंड मैनी मोर पार्टीज। आप देखते ही हो कि बहुत सारी पार्टीज है इंडिया में। तो बहुत सारी पार्टीज का मतलब क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब इंडिया में भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका एनडीए, एक यूपीए। अब ये एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये आपके आइडियोलॉजी है किसी भी गवर्नमेंट की, वो किस बेसिस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना। इसी तरीके से आपकी सेकंड है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल्स पे आपकी कोई भी पार्टी काम करती है। ठीक है, अब हमारी टेक्स्ट बुक में पता है बहुत सारी टाइप की पार्टीज दे रखी हैं। ठीक है, उन पार्टीज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। हम आपको सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी समझा देते हैं, कब हुआ है और कैसे हुआ है, बट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोग को एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना उसको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, बट इतना भी सफिशियंट है अगर आप लोग करते हो। बट इफ यू वांट डिटेल नॉलेज देन यू मस्ट हैव टू रीड योर एनसीईआरटी। क्लियर? एक बार रीड तो करना बनता है ना, या एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर लेना है ना। तो बात करते हैं आपका पहली पार्टी, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में आपकी पहली है आईएनसी। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानते हो सबसे पुरानी पार्टी है ये हमारी कांग्रेस वाली जो पार्टी है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 मतलब अंग्रेजों के जमाने में ही हो गया था। आपके जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, हम लोग के जितने भी हैं, वो सारे इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से। देखा होगा आपने, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी पहले, तो हिस्ट्री में ये चीज देखी होगी आपने कि पहले सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस। ठीक है, तो ये था आपका कांग्रेस के बारे में सारा काम। अब सेकंड वन बीजेपी। बीजेपी आपकी आप जानते हो फुल फॉर्म क्या है ना। उसके बाद आपका ये हुई थी 1980, मतलब 1980 में इस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका पता मोटिव क्या था कि इसने जब पार्टी बनाई थी तो इसने बोला था कि जो कश्मीर है ना, उस टाइम पे कश्मीर को लेके बहुत ज्यादा दंगे होते थे, तो इनने बोला था मैं कश्मीर को इंडिया में लेके आ जाऊंगा, कश्मीर को इंडिया में मिक्स कर देंगे। ये इनका मोटो था, और इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इनने अपना जो मोटो है उसको अचीव कर लिया। ठीक है, कि उनने वो काम करके दिखाया। ठीक है, वही हमने लिखा मोटो कश्मीर, कश्मीर को मतलब साथ में करना इनका मिशन था। थर्ड वन वीएसपी, जानते हो फुल फॉर्म बहुजन समाज पार्टी ना। तो उसमें आपका क्या है 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पार्टी का पता क्या काम था? ये पार्टी आपकी माइनॉरिटी के लिए फेवर करती थी यार, बहुत ज्यादा फेवर करती थी। आप भी देखते होंगे कि सारे काम जितने भी हो रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए हो रहे हैं। माइनॉरिटी से आप समझ रहे हो ना, जो छोटी कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सब बहुत काम करते थे जो ये है। तो इनका मोटो था कि माइनॉरिटीज को ऊपर उठाना है, हमें माइनॉरिटीज को ऊपर उठाना है, इनका मोटो ये था। ठीक है, ये लोग फेवर करते थे बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज को, सबको इक्वली नहीं ट्रीट करते थे, है ना। तो फोर्थ वन इज सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। इसमें क्या था, ये आपके 1964 में डेवलप हुआ था। सेम आपका सीपीआई, सीपीआई क्या है आपका 1925 में डेवलप हुआ था। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखो क्या रिलेशन है।
आपका रियल में पता क्या था, ये पार्टी सीपीआई के अंदर ही लाई करती थी, सीपीआईएम जो है वो सीपीआई के अंदर ही लाई करती थी। खुद सोचो ना, ये 1964 में बनी है, ये आपकी 1925 में बनी है, बट आपका 1964 को क्या हुआ, एटलीस्ट आई थिंक 7 डेट थी उस दिन, कि क्या हुआ था कि ये वाली पार्टी जो है इससे सीपीआई से सेपरेट हो गई, स्प्लिट हो गई, दो हिस्सों में टूट गई। तो वो आपका क्या काम होता है, सीपीआईएम और सीपीआई में। आपका 6-1 है नेशनल कांग्रेस पार्टी। रियल में क्या हुआ था, 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये आपकी स्प्लिट हुई है, ये आपकी कांग्रेस पार्टी से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इससे ये स्प्लिट हो गई थी 1999 में। फिर ये आगे जाके दो पार्टी बन गई। अभी क्यों बनी होंगी, क्यों स्प्लिट हो रही हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हो, है ना। कैसे, एक ही पार्टी में अगर दो टाइप के आइडियोलॉजीज हैं, सैचुरेशन पॉइंट आने लग गया, मान लो, है ना, दो बिजनेसमैन है साथ में बिजनेस कर रहे हैं, मान लो उनकी थिंकिंग डिफरेंट होती जा रही है, तो वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग कर लेते हैं ना। सेम इन काम इन लोगों ने भी किया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपका जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टी है, ये दो टाइप में आपकी बढ़ती हैं। एक तो आपकी होती है नेशनल लेवल पे, जो कि हमारे इंडिया लेवल पे होती है ना। एक होती है आपकी स्टेट लेवल पे, जो सीएम वगैरह बनते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, ये आपकी किस में होती है, स्टेट पे होती है। अब कब ये नेशनल पार्टी होगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और कब स्टेट पार्टी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहां साफ साफ लिखा है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा के होने चाहिए। लोकसभा में जितने भी वोट पड़ रहे हैं उसका 6% मिनिमम आपके पास होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 100 वोट्स पड़ रहे हैं तो 100 का आपका 6% कितना होता है, आपका 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो एटलीस्ट 6 वोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे लिखा है एंड एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, और आपको लोकसभा में मिनिमम 4 सीट तो लेनी ही लेनी है, तभी आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आ सकते हो, तभी आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, ठीक है। सेकंड वन, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या हुआ है, सेम चीज है, आपको बस ये ऐसे लेके 6% वोट चाहिए, 6% वोट। अब ये एसएलए क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके आपको 6% वोट्स चाहिए ही चाहिए, और एटलीस्ट किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट में नहीं, आई मीन टू से जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो उस स्टेट में आपको कम से कम 2 सीट तो होनी चाहिए। मान लो आपके पास सीट तो कोई एक भी मिल ही नहीं रही है, फिर भी आप पॉलिटिकल पार्टी रन कराते जा रहे हो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मिनिमम आपकी ये कंडीशंस होती हैं कि इनको तो फॉलो करना चाहिए ना। रटने वाली चीज है थोड़ी सी कि 6% होना चाहिए, 2 सीट या 4 सीट, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इट इज अ लर्निंग टॉपिक। हाँ, अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पार्टी, जैसे आपको कोई पार्टी बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन है एक इलेक्शन की, वहां पे हमें लीगली रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो देन आपकी पार्टी जो है वो लीगल हो जाएगी, तब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में कोई भी पार्टी लीगल कब होगी, जब वो इलेक्शन कमीशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगी। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको लीगली हम पॉलिटिकल पार्टी नाम नहीं दे सकते, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्लियर ना। वही लिखा है आफ्टर इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन लीगली, अगर आप ये काम लीगली करते हो तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते, ठीक है। अब बात तो समझ में आ गई भैया, पॉलिटिकल पार्टी के फायदे भी बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारी चीजें भी हैं, फंक्शन भी पढ़ लिए, बट क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाते टाइम हमारे सामने चैलेंजेस नहीं आए होंगे। चैलेंजेस बोले तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि कोई भी काम अगर आप शुरुआत करते हो ऐसा तो नहीं यार उसमें कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वही हमने नोट किया यहाँ पे चैलेंजेस, कि आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, है ना। अब चैलेंजेस क्या थे, देखो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यार डेमोक्रेसी वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है, तो पहले डेमोक्रेसी जान लेते क्या होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर बंदे को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, हर बंदे को। आज आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करोगे, हाँ, मान लो वो बहुत अमीर इंसान है, उसका बहुत पावर है, फिर भी आप बोलोगे ना लड़ाई करना है कर लो भैया, कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट की धमकी आप क्यों दे पा रहे हो, क्यों दे पा रहे हो कोर्ट की धमकी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हर बंदे की बराबर वैल्यू है, हर बंदे की बराबर वैल्यू है ना, तभी तो आप उसको धमकी दे पा रहे हो, है ना।
मानते हैं कि आजकल जो है मतलब लोग मनी का यूज करके करप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो जीतना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डेमोक्रेसी तो ये कहता है कि आपका हर बंदे का जो राइट है वो आपका क्या है, मतलब हर बंदे का राइट है, उसके पास राइट्स है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो हमने बोला अभी ये स्टेटमेंट कि आपका जो करप्शन वगैरह है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, इट्स यार जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अभी बात करते हैं लॉ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मान लो आपका कोई एक पार्टी है, उसमें बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, कुछ छोटे लीडर्स भी हैं, ठीक है। आप छोटे लीडर्स की कोई सुन ही नहीं रहे, मान लो उनके पास आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, फिर भी उनको कोई सुन ही नहीं रहे, सब बड़े लीडर्स को वैल्यू देते जा रहे हैं, उनकी पोजीशंस का वो अपना फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा लगने लग जाता है ना कि हमारी तो वैल्यू ही नहीं है पार्टी में, है ना। तो वहां से क्या थोड़ा सा मतभेद नहीं शुरू हो जाता है दोनों पार्टी मतलब पार्टी के अंदर ही। तो इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी के लैक होने लग गया, कमी आने लगे, लोग आपस में ही जो उनकी डेमोक्रेसी थी वो बोलते थे कि हमारी एडवाइस है, बट इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, जो छोटी है, जो छोटे लीडर्स दे रहे हैं उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये हुआ आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है चैलेंज ऑफ डायनेस्टी। चैलेंज ऑफ डायनेस्टी का क्या मतलब है, ये आपका सीधे सी बात है मोनार्क पे काम करता है। अब मोनार्की लेवल क्या है भैया, देखो मान लो आपका कोई राजा है, ठीक है, अब राजे का बेटा ही राजा बनेगा, ये होता है ना मोनार्की सिस्टम। अब आजकल की पार्टीज में हो क्या रहा है, ये चैलेंजेस उस टाइम आए थे, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, अब उसका जो बेटा है वो तो यही चाहेगा ना मेरा बेटा ही लीडर बने। अब मानते हैं डेमोक्रेसी है, तो वो बट क्या क्या रहा है आपका, वो अपने बेटे को ही टिकट दे देगा, कैंडिडेट ही आपके सामने जब नहीं आएगा नया, तो आप चुनोगे कैसे, आपके पास तो राइट है वोट करने का, वो बट वो दूसरे लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, लीडर डायरेक्ट अपने बेटे को बना रहे हैं। तो ये उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे पॉलिटिकल पार्टी का। तो समझ में आ गया चैलेंज ऑफ डायनेस्टी का क्या मतलब है, कि आप अपने किसी और कैंडिडेट को मतलब खड़ा होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। थर्ड आया था मनी एंड मसल पावर। आप सब जानते हो, मान लो भैया हम तुमको इतने पैसे देंगे तो हमें अपना वोट दे दो, लोग वोट खरीदते हैं मनी के दम पे, पैसों के दम पे। तो वो भी तो यार एक हिसाब से देखा जाए तो डेमोक्रेसी का तो उल्लंघन ही है ना, डेमोक्रेसी तो धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। इसी में आ गया मसल पावर। मान लो कोई बंदा अपना वोट नहीं बेचना चाह रहा है, तो लोग उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लेते हैं या वगैरह वगैरह, बहुत सारे करप्शंस के तरीके हैं। हाँ, मसल पावर दिखाते हैं अपनी, है ना, मतलब मसल पावर मतलब ताकत दिखाते हैं, फोर्स करते हैं उन लोगों को कि आप हमें ही वोट दो, क्लियर। उसके बाद अगला था आपका डू नॉट ऑफर मैनी चॉइसेस। आप जैसे कि मान लो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, बट सबकी आइडियोलॉजी लगभग सेम है, सब एक ही काम करते हैं, तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को चुन सकते हैं, नहीं यार, हमारे पास इतना ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर आपकी अलग अलग पार्टीज होंगी, उन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट आप देखोगे जनरली लगभग सबकी क्या होती हैं, सेम होती हैं चॉइसेस, ठीक है। तो इन सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स बनाए, कुछ चेंजेस करे, कुछ नए रूल्स बनाए, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने वो क्या क्या किया था। सबसे पहला था आपका डिफेक्शन। अब ये डिफेक्शन का मतलब क्या है भैया, देखो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई से डिनोट किया है, मान लो कोई बंदा एक्स है, वो आपका बीजेपी से जीत गया, ठीक है। अब वो कह रहा है भैया मैं तो जीत गया, अब कांग्रेस वाले उसे पैसे दे रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आप कांग्रेस में आ जाओ, तो उस बंदे के पास राइट नहीं है, वो बंदा दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता भैया, ऐसा थोड़ी होता है, वो बंदा जीता है कहीं कुछ भी करे नहीं, बट क्योंकि अभी मान लो अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, तो आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव या सिर्फ उनको देख के, बंदे को देख के वोट नहीं कर रहे हो, आप ये भी देखते हो पार्टी कौन सी है, आप पार्टी को भी तो ध्यान में रख के वोट कर रहे हो ना। तो सिर्फ वो बंदा रीजन नहीं है उसको जीतने का, उसकी पार्टी भी रीजन है, तो इसलिए वो बंदा दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। वही लिखा है एक्स अगर विन हो जाता है तो वो अगर वाई पार्टी में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका एफिडेविट। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि यार आपको कोई भी चुन रहा है ना, तो आप जो किसी भी उस जगह से उठ के जा रहे हो, ठीक है, और आप बहुत सारे लोगों के लीडर हो, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एफिडेविट का मतलब क्या, आपने कुछ भी अगर गलत किया है या आप किसी भी चीज में फंस रहे हो, तो एफिडेविट एक आपका पीस ऑफ पेपर होता है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, उसके थ्रू आप पे रिसर्च हो सकती है, ठीक है, आपके ऊपर मतलब लोग वो मतलब इंटेलिजेंस बैठ सकती है। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, बट इफ यू आर नॉट गिल्टी, अगर आप गिल्टी नहीं हो तो आपको
रिहा भी किया जा सकता है, आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आता है आपका एफिडेविट के अंदर। उसका सेम है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपका जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो फाइल्स हैं उन सबको भी रिटर्न करने के लिए बोला गया था, ठीक है। ये सारे मतलब ये उनके लिए, जैसे आपकी पार्टीज के अंदर मतलब हो रहे हैं बहुत सारे लीडर्स हैं, अब उनके लिए क्या करना है हमें, उनके लिए भी तो एक दूसरे के बीच में इनसे रिलेटेड की इनकम से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड वो आ सकता है ना मतभेद, तो इससे रिलेटेड आपके लॉ बनाए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद है लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, जो उनके अंदर के लीडर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बोलते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन सबके अंदर अगर आपका जैसे इंटरनल कोई भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, एक दूसरे से मतलब बंदे एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, उनमें प्रॉपर वही नहीं आ रहा है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, ठीक है, सुनी नहीं जा रही है सबकी, तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया है इंटरनल अफेयर्स को रोकने के लिए, जो इंटरनल उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन सबको रोकने के लिए, ठीक है। लास्ट वन इज, अब उन्होंने देखा कि सारे जितने मेल्स हैं जेंट्स हैं उन सबको तो आपका वो बनते जा रहे हैं लीडर, बट वुमेन्स के लिए कोई वही नहीं है, तो उसके लिए भी एक लॉ बनाया गया 1/3 टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट, मतलब आपकी पार्टी में जितने भी टिकट्स हैं उनमें से 1/3 आपको लेडीज को ही देना है, 1/3 वुमेन रिजर्व्ड हैं उसके लिए, उनके पास कोटा है इस चीज का। तो आप देखते हो ना गांव में अक्सर कास्ट से रिलेटेड या मतलब मेल है या फीमेल है इससे रिलेटेड आपके टिकट्स निकलते हैं कि भैया फीमेल का टिकट निकला है या उसका टिकट निकला है ना, तो ये उसके लिए, क्योंकि ये उसके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये सारा काम था आपका पॉलिटिकल पार्टी का। आई थिंक आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी पूरा समझ में आ गया होगा ढंग से कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, इसका यूज क्या क्या है, इन सबकी कैसे कैसे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप लोगों का इसी के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ सिविक्स में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।